बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। आज दुनिया भर के मजदूरों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। 1 मई यौम मजदूर पर मुल्क भर में आम तातील दे दी जाती है। मजदूरों के नाम पर अफसरान आज के दिन पेड छुट्टी के मजे लूटते हैं और वो मजदूर जिनके नाम विफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतें आज अखबारों और टेलीविजन में बड़े बड़े इश्तिहारात चलवा रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद आज भी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी लगाने पर मजबूर है। यौम मजदूर पर किसी मजदूर को कोई छुट्टी नहीं। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, आपको मजदूर तबका अपने मामूल के मुताबिक मेहनत मजदूरी करता नजर आएगा। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि यौम मजदूर पर मजदूर मजदूरी करे और बाकी आवाम छुट्टी के मजे लें। होना तो ये चाहिए कि आज हर मजदूर को पेड छुट्टी मिलनी चाहिए और मुल्क भर के तमाम मजदूरों को बगैर काम किए उनकी दिहाड़ी मिले। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज कम यौम मजदूर की इस फजूल छुट्टी को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि ये नाइंसाफी देखकर मजदूरों को मजीद तकलीफ से बचाया जा सके। हुकूमती तरजीहात असर नौ तश्कील देने की जरूरत है। आज यौम मजदूर पर पाकिस्तान का किसान सड़कों पर सरापा एहतजाज है। किसानों से गंदम ना खरीद कर पहले ही जुल्म ढाया जा रहा है और अब एहतजाज करने पर उन्हें मारना और गिरफ्तार करना इससे भी बड़ा जुल्म है। निगरान हुकूमत और बाबुओं की मिली भगत से गंदम इंपोर्ट करके इस मुल्क की इशराफिया पहले ही अरबों रुपए डिकार चुकी है। अब किसानों के इस्तेहसाल से इस मुल्क की मईशत के साथ मजीद खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल शौकत यूसुफजई साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल ज्ञानचंद साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर में नून लीग से भी हमें उनकी नुमाइंदगी ज्वाइन कर लेगी। जैसे ही वो हमारे साथ होंगे हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब और ज्ञानचंद साहब, मैं आप दोनों से एक ही सवाल सबसे पहले तो करूंगी। मुझे बताइए कि आज आप में से कौन कौन लोग काम पर हैं और कौन कौन लोग छुट्टी पर हैं। शौकत यूसुफजई साहब, आप आगाज कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप मजदूरों में आपका शुमार मैं करूं या आपका मैं शुमार अफसरान में करूं। आर यू वर्किंग टुडे? देखिए, मैं तो जो मेरा रूटीन की जो मेरी एक्टिविटी है वो उसी तरह जारी है। मेरा जाहिर है मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हाँ जी। और पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से आज सुबह सवेरे उठ के जितने भी टॉक शोज होते हैं चैनल के 2-3 तो मैं अभी तक कर चुका हूँ, ये आपका चौथा है। तो देखिए, बहुत बड़ी मुनाफिकत हो रही है। हम कहते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, तो यहाँ कौन सी जमहूरियत है? तो यहाँ पे किसी की बात सुनी जाती है? ये जो आपने बात की किसानों की, जो किसानों के लिए जो कीमत मुकर्रर हुई है उस पे क्या गंदम खरीदी जा रही है? अगर नहीं खरीदी जा रही तो क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके साथ, उनकी बात सुनी जा रही है? ये कितनी अफसोस की बात है कि लोग हम पे हंस रहे हैं कि एक वो हुकूमत जो बार बार कह रही है आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें जो उनके मुज़ाकरात का ये हाल है कि वो किसानों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, उनको उनका हक नहीं दे सकते। तो जब एक हुकूमत मुज़ाकरात किसानों के साथ नहीं कर सकती, आम आदमी के साथ नहीं कर सकती, उनका हक नहीं दे सकती, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो सारे देखें वही लोग हैं जो कभी निगरान में आ जाते हैं, अपने लोगों को वहां खपा देते हैं, ये निगरान हुकूमत है। वही फिर उसके बेनिफिशरी निकल आते हैं कि जी वो निगरान हुकूमत में जो लोग शामिल थे आप वो इधर शामिल हो गए। देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी मुनाफिकत हो रही है, कोई जमहूरियत नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई आइन और कानून की वो नहीं है। आज मोटरवे बंद हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, इनको परवाह नहीं है। इनके जो मिनिस्टर है पंजाब का, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो उसने स्टेटमेंट दिया कि जी हम नहीं खरीदेंगे गंदम। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है? ये तो कोई बादशाहत तो नहीं है, ये तो अवामी हुकूमत है। लोग हम बाद में जाके जो गंदम खरीदते हैं महंगे दामों, जब गंदम की किल्लत आती है ना तो हम इंपोर्ट करते हैं, कितने महंगे दामों खरीदते हैं। उस वक्त हमें याद नहीं आता है कि हम गंदम कितने पे खरीद रहे हैं। जब बम्पर क्रॉप हो जाती है, ज्यादा गंदम हो जाती है, तो उस वक्त फिर हम कहते हैं कि नहीं हम तो बाद में खरीदेंगे, इस वक्त तो हमारे पास है। तो देखें, ये अगर ये किसान गंदम बोना छोड़ ही दें, कुछ और काम कर देंगे तो फिर क्या होगा? शौकत भाई, आप इतना अच्छा इन किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको इतने अच्छे तरीके से आप टेलीविजन शो में बता रहे हैं, मेरे शो पर उसको इतने अच्छे तरीके से आप लड़ रहे हैं उनका केस। यही केस आपकी जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद,
जो असेंबली के अंदर है, उसमें वहां पर ये शोर क्यों नहीं कर रहे इस बात के ऊपर? वहां पर शोर हो रहा है इमरान खान को बाहर निकालो, बुशरा बीबी को बाहर निकालो, इसको मारने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं। वहां पर यही तो इश्यूज हैं जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। व्हाई आर यू पीपल साइलेंट इन द पार्लियामेंट सर? आपने सही कहा, आपने सही कहा। और इंशाअल्लाह ताला हम किसानों का केस लड़ेंगे, और असद कैसर साहब ने ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं वो कि हम किसानों की इस तहरीक में बराबर शरीक होंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे। असम्बली के अंदर भी आवाज उठाएंगे, असम्बली से बाहर भी उनके साथ होंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए ये तो आम आदमी को भी इसकी समझ आ रही है ना कि अगर हुकूमत बर वक्त गंदम खरीद ले तो बाद में उस पर प्रेशर नहीं आएगा। इस वक्त तो सारा पंजाब की तरफ हमारी नजरें होती है ना। हमारे देखे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो तकरीबन हम उसका 14% भी अपना पूरा नहीं कर पाते। सारा गंदम हमारा जो है ना आटा या गंदम वो आता है पंजाब से। तो आप इस वक्त देखें ना रोटी की कीमत कितनी महंगी है, 30 रुपए 40 रुपए पे रोटी पहुंच गई है। सही। और हुकूमत इतने बेगम होकर अगर ये सब्सिडी कर देती, सब्सिडाइज कर देती लोगों के लिए, और तो एक किसान भी खुश होता और एक आम आदमी को रिलीफ भी मिल जाता। ठीक है। ये जो आज बारिशें हो गई है, मौसम खराब है, ये जो गंदम पड़ी है ये अगर सड़ गई, खराब हो गई तो नुकसान तो पाकिस्तान का है ना। यही पैसा आप उठा के देंगे बाहर और डॉलरों में देंगे, और दिया जा रहा है शौकत भाई, और दिया जा रहा है। यही से मैं बात आगे ज्ञानचंद साहब की तरफ लेकर जाना चाहूंगी। ज्ञानचंद साहब, पहले तो ये बताइए, आज आपका वर्किंग डे है कि आज आप ऑफ हैं, आज आप मजदूर हैं कि आप अफसर हैं या आप अफसर शाही हैं, ये जरा बता दीजिए। और साथ में सवाल है ये कि सबसे ज्यादा जो डेंट डाला है ना वो निगरां दौर में डेंट डाला गया है, क्योंकि निगरां हुकूमत ने ऐसे टाइम पर गंदम इंपोर्ट करने का कहा जब अपनी पाकिस्तान की अपनी गंदम बिल्कुल रेडी थी। कोई 10-15 दिन रह गए थे अपनी गंदम को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मार्केट में आने के लिए। और अगर मैं आपको एक फिगर दे सकूं तो 350 अरब रुपए का चूना, लाइक एग्जैक्टली 365 अरब का जो चूना है वो पाकिस्तान को जो है वो लग चुका है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? बेसिकली द निगरां सेटअप। लेकिन पूछेगा कौन? कोई पूछना नहीं चाहता। जी ज्ञानचंद साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो इंट्रो में मजदूरों के सिलसिले में बात की, मैं 100% आपसे एग्री कर रहा हूँ कि मजदूरों के साथ सिर्फ हम उस मजदूर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनके हुकूक के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है। कहीं पे अभी लेबर यूनियंस बाकी नहीं बची हैं, कहीं पे भी मजदूरों के साथ उसके वेजेस के हवाले से कोई डिसीजंस नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर प्रिंट मीडिया की तरफ जाएंगे तो आपके जो जर्नलिस्ट और उसमें जो काम करने वाले उनको भी वो वेजेस उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो वहां पे हमने एक मीटिंग रखी हुई थी, इस मजदूर डे के हवाले से थी। हमारी रेगुलर मीटिंग भी फर्स्ट को होती है। तो उसमें यकीनन हमारे यहाँ एक कोल फील्ड है जहाँ पे वो मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके मजदूरों के इश्यूज है, उन पे बात की है। और हमने आज का दिन जो है वो मजदूरों के हवाले से उनके इश्यूज को किस तरह से हम आसानियां पैदा कर सकते हैं उस सिलसिले में किया। बाकी निगरां हुकूमत ने इतना बड़ा स्टॉक गंदम का ले लिया और पूरे मुल्क के किसानों को, मुल्क की इकोनॉमी को भी चूना लगाया। तो यकीनन ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इतनी क्या जरूरत थी। सिर्फ निगरां वजीर जो था उस पे भी मैं नहीं जाऊंगा। तो सर, सदर आपकी पार्टी का, वजीर आजम आपकी हिमायत से बने, हुकूमत आपकी हिमायत से बनी, बल्कि अभी तो ताज़ा वो राना सनाउल्लाह साहब का तड़का भी लग गया है, वो भी आप ही की मर्जी से। बगैर ऐसा हो सकता था कि आपकी मर्जी और चाहत के ऐसा हो? आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके सिग्नेचर से राना सनाउल्लाह साहब को आज वो डेजिग्नेशन मिला है वफाकी वजीर का, वो प्रोटोकॉल मिले हैं, गाड़ियां मिली हैं, सब कुछ है। लेकिन सर आप ये करवा लेते ना उनसे। देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था कि गंदम की जब हम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं तो यकीनन यही होता है कि अगर मार्केट में किसान को वो प्राइस जो उसका खर्चा हो रहा है वो नहीं मिल रहा है और गंदम ज्यादा तादाद में होती है तो सपोर्ट प्राइस, तो ये तो अभी अगर नहीं खरीद रहे हैं तो सपोर्ट प्राइस वो नहीं हुई, वो तो फिजूल का एक ऐलान ही हुआ। जहां तक सदर जरदारी का ताल्लुक है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें
वो मजबूर हैं, बल्कि वो बाउंड हैं उनको जो भी आता है उस पर साइन करने के। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है। हमने जो हुकूमत को सपोर्ट दिया है वो अनकंडीशनल सपोर्ट था कि हम उनको जो हमारी बिगड़ी हुई इकोनॉमी है उसको सीधा करने के लिए वो जो भी स्टेप लेना चाहें पूरी तौर पे हम उनको स्पेस दे रहे हैं। हम उनकी कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं बन रहे हैं ताकि वो फुली फैसला करने में बाख्तियार हों और फिर ये गिला ना कर सकें कि हमारे साथ जो कोalition में वजारतों में बैठे हुए थे उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। हाँ, अच्छी कुछ खबरें आ रही हैं, IMF से भी अच्छी खबर आ गई है। ठीक है, वो आपकी सारी बात मैं मानती हूँ, वो सारी बात मैं आप पे मानती हूँ, लेकिन सर आप हुकूमत को ये कह तो सकते हैं कि आप उनको ये कहेंगे भी नहीं कि भैया किसानों के साथ आपने क्या मजाक किया हुआ है। अच्छा लगेगा टेलीविजन के ऊपर जब इस तरह के इमेजेस चले, मार धार, अब ये किसानों के ऊपर जो है कोई लाठी चार्ज हो रहा है या उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, या इवन फॉर दैट मैटर अगर इस किस्म की कोई बातें चलें कि जी निगोसिएशंस नाकाम हो गई हैं, कोई बात नहीं बन पा रही, अच्छा लगेगा सर? आप हुकूमत को समझाएं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट तो सिंध में है, वहां पे भी गंदम के को वो प्राइस नहीं मिल रही है, लेकिन हम गंदम खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी गंदम खरीद रही है, इसलिए वहां पे कोई इतने पैमाने पे इश्यूज नहीं है। पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि वो किसानों के साथ बैठे और उन किसानों के इश्यूज हैं जेन्युइन इश्यू, लेकिन किसानों के साथ बैठने की भी बात नहीं है। एक सपोर्ट प्राइस ऐलान की हुई है तो उनको गंदम खरीदनी चाहिए। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मेरे पास इतना टाइम है, शौकत यूसुफ जही साहब से जरा एक छोटी सी बात हो जाए राना सनाउल्लाह साहब पर। अगर राना काशिफ साहब आप मुझे अलाउ करें थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। जी शौकत साहब, मुझे तो अप्रूवल मिल गया मेरे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। ये जो आप लोग के साथ हो रही है ना, कि पहले तो आप इसी में थे कि चले जी अगर इमरान खान को कुछ नहीं मिला तो नवाज शरीफ को भी कुछ नहीं मिला, भाई अब तो वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, आप लोगों के फेवरेट इसहाक डार साहब, क्योंकि भाई आप लोग को तो फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा। अब कौन है जी जो बिजलियां गिराई गई हैं नून लीग की तरफ से आपके ऊपर, वो ये है कि जी राना सनाउल्लाह साहब भी स्पेशल मुशीर बन गए हैं, वफाकी वजीर का ओहदा मिल गया, और ओहदे के साथ साथ शशके भी होते हैं। सर ये आई एम श्योर आप लोग को रात का खाना हजम नहीं हुआ होगा वैसे। नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है जी, हम तो काफी अरसे से इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब इनको अपनी मार पड़ रही है। देखो, आप जिस इशू को आपने उठाया, अब नजकारी हो रही है। अब मुझे बताएं कि नजकारी जो है पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, और नजकारी में होगा क्या कि जो मजदूर हैं और भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो मजदूरों पे तो बहुत सख्त वक्त आ रहा है ना। अच्छा, वो भी निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर, मजदूर इसके खिलाफ एहतजाज करें कि नजकारी ना हो। अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? एक तरफ वो मजदूर के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें क्या होगा? पीपल्स पार्टी किस तरफ खड़ी होगी? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस हुकूमत के लिए। और दूसरा ये कि देखें, वो जो है ये IMF की बात, ये तो सारा ड्रामा है ना। देखिए, एक IMF की एक किस्त लेने के लिए हमें कितनी मेहनतें तरले करने पड़ते हैं, और हम अपनी मईशत को कभी भी सहारा देने के लिए अपना जो इकदामात उठाने होते हैं वो नहीं कर रहे हैं हम। आज देखें, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्यों बंद हो रही है? कि जी बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो पैसा आप ले रहे हैं, एक एक बंदे के ऊपर जो कर्जा चढ़ रहा है, हमने भी लिए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैसा जो है ना, ये कम से कम आप डैमों की तरफ कर दिया जाए, डैम बनाया जाए, ताकि जो हमारी रुकावट है, हमें ईरान से गैस लेनी चाहिए, इसी तरह रूस अगर हमें तेल दे रहा है तो सस्ता तेल हमें लेना चाहिए। ये जो आप देखें ना, अमेरिका हमें क्या दे रहा है। शौकत भाई, माजरत के साथ ये जो आप मशवरे दे रहे हैं ना, ये जो आप मुशीर बने हुए हैं इधर सीधी बात के अंदर, सर ये मशवरे राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं देने हैं। राना साहब ने शहबाज शरीफ साहब को जो मशवरे देने हैं ना, वो सियासी और अवामी उमूर पर होने हैं, और सियासी उमूर के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद और PTI नंबर 1 पर है। सर इसका जरा जवाब सोच ले। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आती हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर पैनलिस्ट भी कोशिश करेंगे कि हमें ज्वाइन कर ले। नून लीग से भी लेते हैं किसी को, ताकि उनकी आवाज़ भी आए कि वो जश्न मना रहे हैं आज के दिन राना सनाउल्लाह के शामिल होने का वफाकी वजीर के प्रोटोकॉल में, या फिर वो छुट्टी मना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल डॉक्टर निसार चीमा साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी शौकत यूसुफ जही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ मौजूद है जी ज्ञान चंद साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। निसार चीमा साहब, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले ये गुफ्तगू हो रही थी कि जिस तरीके से माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब को तरक्की दी गई है, और नून लीग तो मतलब बिल्कुल तरक्कियों की तरफ गामजन है,
और वो तरक्की हो रही है कि दिन ब दिन उनकी जो काबीना है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। आप भी इलेक्शन हारे हैं निसार चीमा साहब, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। आप बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं। और राना सनाउल्लाह साहब भी इलेक्शन हारे थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को कहीं ना कहीं अब कॉम्पनसेशन दे दी गई है, उनको वफाकी वजीर बना दिया गया है। सर, आपके साथ कुछ राब्ता किया आपकी पार्टी ने कि आपको भी अब हुकूमत के अंदर कुछ स्पेसिफाई करेंगे? क्योंकि खबरें ये हैं कि अब जो हारे हुए लोग हैं ना नून लीग के, उनको अब कॉम्पनसेट करना है। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा जाती नुक्ता नजर ये है कि जिन्हें अपने हल्के के अवाम का एतमाद हासिल नहीं है जी, जो इलेक्शन हारे हैं, उनको हुकूमती सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था, उनकी अपनी राय यही थी। मुमकिन है उनको मजबूर किया गया हो, लेकिन यह है कि मेरी जाती राय यही है कि जिन्हें अवाम ने अपने एतमाद के काबिल नहीं समझा अपने हल्के में, उन्हें अवाम का एतमाद हासिल नहीं हुआ, वो इलेक्शन हार गए हैं, उन्हें किसी भी हुकूमती सेटअप का नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ होगा? क्योंकि ये तो मुझे भी पता है और आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले मना कर दिया था, सेनेटरशिप की जो ऑफर उनको हुई थी उसको भी मना कर दिया था। बल्कि ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ने, साद रफीक साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा था कि नहीं जी, वो क्योंकि इलेक्शन हार गए हैं तो लिहाजा वो कुछ इस किस्म का ओहदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि अगर साद रफीक साहब को भी कुछ ऑफर कर रहे हैं तो उनको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ थॉट कैसे हुआ निसार चीमा साहब? क्या हुआ होगा? मैं यही तो पूछ रही हूँ। देखिए बेनिश, मुझे तो इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें मजबूर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उनकी टीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने राना साहब को मजबूर किया हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन मैंने तो एक असूली बात की है और राना साहब की अपनी राय भी यही थी कि जो इलेक्शन हारे हैं उन्हें हुकूमती सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कहीं ये वजह तो नहीं है निसार चीमा साहब, ऐसे बस बातें हो रही हैं, मतलब मैं नहीं कर रही, ये ऐसे शौकत यूसुफजई साहब, इनकी पार्टी, ये पीपल्स पार्टी, ऐसे आपको पता है सोच है ना, कोई भी आ जाती है। तो हो सकता है ये तो नहीं है कहीं एक थ्योरी ये भी चल रही है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बहुत बात कर रहे थे और अगेंस्ट गवर्नमेंट के नैरेटिव के बात कर रहे थे, उनके बिल्कुल बरक्स बात कर रहे थे। वो सवाल उठा रहे थे कि भाई ये जो इलेक्शन है ये कैसे हो गए, क्यों हो गए, ठीक है कि नहीं है, मतलब इस तमाम तर पूरे सिनेरियो के ऊपर वो सवाल उठा रहे थे। तो उनको चुप कराने के लिए ये ओहदा दिया गया है? नहीं, मेरा देखिए बात ये मेरा नहीं ख्याल, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको मजबूर किया होगा, लेकिन बहरहाल असूली बात ये है कि हुकूमती सेटअप में जी किसी भी ऐसे शख्स को शामिल नहीं होना चाहिए जिसे अवाम का एतमाद हासिल ना हो। बिल्कुल, मैं आपके साथ निसार चीमा साहब 100% इस बात पे एग्री करती हूँ, लेकिन एक सियासी कारकुन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप माशाल्लाह सियासत में इतने टाइम से हैं, पिछली दफ़ा पार्लियामेंट में भी थे आप, शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रह करके आपने काम किया है। अभी का मुझे आपका स्टेटस मालूम नहीं है, लेकिन सर ये जो किसानों के साथ जिस तरीके से हो रहा है कि निगोसिएशंस भी जो है वो फ्लॉप हो रही हैं, कोई रास्ता निकल नहीं बन रहा और ये बड़े बैड ऑप्टिक्स जा रहे हैं सर, इतने बुरे ऑप्टिक्स जा रहे हैं कि ये पहला ऐसा हुकूमत के बाद ये पहला चैलेंज आया हुकूमत में आते ही कि इनसे ये किसानों का चैलेंज नहीं हल हो रहा, तो कहाँ पीटीआई, कहाँ सुन्नी इत्तेहाद वालों की बातें, कहाँ मौलाना साहब और सुन्नी इत्तेहाद वालों का एका, ये इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी ये हुकूमत अगर किसान मैनेज नहीं कर पा रही? तो ये पहला बुरहान आया है, पहला बड़ा बुरहान, बड़ा एक क्राइसिस आया है जिससे निपटने में हुकूमत कामयाब नहीं हुई और ना ही हो रही है, ना होती नजर आ रही है। और ये देखें ये कितनी ये बदइंसामी हुई है कि जब ये है कि ये यानी अपने किसान इस तरह का जुल्म और बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की आखिर क्या जरूरत थी? वो कौन से मुजरिम है, कौमी मुजरिम, जिन्होंने बगैर जरूरत के गंदम इंपोर्ट की और अपने किसानों के साथ इतना जुल्म किया? और बात यह है कि देखें पिछले दिनों जो राशन तकसीम किया गया है जिस पे 30-35 अरब रुपया खर्च कर दिया गया है और जो लिस्टें भी बनी हैं वो भी उसके ऊपर कोई मुतमिन नहीं है। बेशुमार लोग जो डिजर्विंग नहीं है उनके नाम लिस्टों में शामिल हैं, बेशुमार जो डिजर्विंग लोग हैं उनके नाम लिस्टों में शामिल नहीं हैं। और ये है कि 30-35 अरब रुपया जो है ये काश के किसानों के लिए रखा जाता। और ये पंजाब में आप देखें ये है कि हर जिले से ये है कि किसानों से गंदम खरीदी जाती और जो सरकारी रेट है उस रेट पे खरीदी जाती। अब ये है कि सब्सिडी दे के गरीब लोगों को जिस रेट में चाहे गंदम दे, लेकिन किसानों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए था। किसानों को 39 रुपए पर 40 kg ये गंदम उनसे खरीदनी चाहिए थी। ना बारदाना उन्हें मुयसर है, ना उन्हें ये है कि उनको खरीदने के लिए ये कोई सरकारी एहलकार उसके लिए तैयार हैं,
ना हुकूमत की कोई मौसर पॉलिसी है, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन निसार चीमा साहब, मैं आपके सामने कुछ फिगर्स ऐसे रख देती हूँ, और ये ज्ञानचंद साहब आप भी ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर बात करें मुझसे। हुकूमती जो आमदन है वो 5313 अरब है, ये आमदन है हुकूमत की। और खर्चे मैं आपको बताऊंगी ना सर, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे होश उड़ गए थे। खर्चे हैं जी 9650 अरब, मतलब अदादो शुमार तो बिल्कुल ही ऊपर नीचे हुए हैं। और निसार चीमा साहब, यहाँ पर मैं शो में भी बैठ करके और वैसे भी हमें ये बताया जा रहा है कि जी हाँ जी, क्योंकि अभी ये हार गए हैं तो इसलिए इनको अकोमोडेट करना था, ये राना सनाउल्लाह साहब की खुशनुदी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये एक तासुर जाए कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं ही इज़ वेरी मच इन कंट्रोल और उनके बंदे आगे आ रहे हैं। सर हाल तो ये है। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। सेम क्वेश्चन ज्ञानचंद साहब आपके लिए। देखिए, मुझे बजट के जो फिगर्स उनका मालूम तो नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं, ठीक कह रही होंगी। तो यकीन खसारे की जब बजट कहते हैं तो इसीलिए है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी आमदन कम है, इसलिए हमें कर्जे भी लेने पड़ रहे हैं। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ लूप होल्स थे उनको बंद करने के लिए, जैसे स्मगलिंग हो रही थी उसको बंद करने के लिए, टैक्स चोरी जो हो रही है उस पे कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा जो भी बैड गवर्नेंस की वजह से नुकसान हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हम भी एक स्लोगन लेकर आए थे, और अभी भी हम इस उम्मीद से पीएमएल नून की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको फ्री हैंड है, वो इन सब चीजों पे कंट्रोल करके मुल्क की इकोनॉमी को किस तरह से आगे ले जाए। चीमा साहब, आमदन 5313 अरब रुपए और खर्चा है जी 9650 अरब। ये मैं अदादो शुमार देखूं और उसके बाद ये देखूं कि जी राना सनाउल्लाह साहब की खुशनूदी चाहिए या इसहाक डार साहब की खुशनूदी चाहिए, तो सर मुझे तो हुकूमती सेटअप की समझ ही नहीं आ रही है। आपको कुछ समझ में आ रही है तो मुझे समझा दें। ये यहाँ पर मेरे भाई शौकत यूसुफ जई साहब भी बैठे हैं, इनको भी समझा दें। देखिए, गुजारिश ये है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो इफेक्टिवली वो जो है वो लागू होनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि कोई इस वक्त हमें किसी किस्म के जो इस तरह की गैर जरूरी अखराजात के हम मुतम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमती सेटअप का फिर आपने जिक्र किया, मैं फिर कहता हूँ कि जो 8 फरवरी को लोग सही मायनों में जीते थे, फॉर्म 45 के तहत जीते थे, सिर्फ उन्हें हुकूमती सेटअप का हिस्सा होना चाहिए। आपकी नजर में नहीं चीमा साहब, आपकी नजर में कौन जीता था? मेरे पास तीनों पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर हैं, क्या आप कह रहे हैं कि नहीं, जो भी जीते हैं, जो जीते हैं उनको खुद भी पता, जो हारे हैं उनको खुद भी पता है, इलाके के लोगों को भी पता है, हर हल्के के लोगों को पता है कि कौन असल में जीते हैं और कौन जाली तरीके से ये है कि मुझे नहीं ना पता, मुझे तो आप बता दें कि कौन। मुझे तो लगा कि शहबाज शरीफ साहब जीते हैं। आप मुझे बताएं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सीधी बात, इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं, बताएं मुझे। नहीं, देखिए बात यह है कि हर हल्के के लोगों को पता है, उनको हर बंदे को खुद भी पता है कौन जीता है कौन हारा है। जो लोग 8 फरवरी को फॉर्म 45 के तहत जीते हैं उन्हें हुकूमती सेटअप में होना चाहिए। जो फॉर्म 47 के तहत अगले दिन जीते हैं उनको हुकूमती सेटअप में किसी तौर पे नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फॉर्म 45 के हिसाब से हारे हैं कि जीते हैं? चले ये तो बता दें। जी मैं हारा हूँ जी, फॉर्म 45 के हिसाब से। चलें जी मैं फॉर्म 45 के तहत मैं हारा हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप हार गए डॉक्टर साहब, लेकिन आपको ही लगता है कि पूरी नून लीग हारी है फिर फॉर्म 45 के हिसाब से? मैंने तो अपनी हार को फौरन तस्लीम किया जी, फौरन, और मैंने अपने मुखालिफ को फोन करके मुबारकबाद दी जी। बड़ी अच्छी बात है सर, ये बड़ा अच्छा आपने ये ट्रेंड शुरू किया। ये पीपल्स पार्टी जरा अपनी बात मुकम्मल कर ले। मैं सर आप ही के पास आ रही हूँ, शौकत भाई आप ही के पास आ रही हूँ, जरा पीपल्स पार्टी अपना मौका मुकम्मल करे। जी ज्ञानचंद साहब, आपका सिग्नल लूज हो गया था, आई लॉस्ट योर सिग्नल जी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि गवर्नमेंट में किसको लिया जा रहा है, वो तो उनको एक मैंडेट मिला है, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अख्तियार है कि वो अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए किस किस को ले रहे हैं, उस पर मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये 45 और 47 की जहाँ तक बात हो रही है, तो 18 इलेक्शन में आरटीएस की बात हुई थी, उससे पहले भी जो इलेक्शंस हुए हैं, 13 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात थे, और पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हम अपने रिजर्वेशन के बावजूद इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम मेरिट्स पे काम नहीं कर रहे, हम ट्रांसपेरेंटली कोई भी काम नहीं कर रहे। मैं नहीं इसको डिफेंड कर रहा कि किस तरह से इलेक्शंस हुए, लेकिन जो इलेक्शंस हुए हैं उस पे किसी पार्टी को कोई भरोसा नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंटली हुए। यानी कि सारों का इलेक्शंस के ऊपर तो सारों का मौक़िफ़ सेम ही है ना सर? समझ आ गया मुझे, ब्रेक लेना है, ठीक है।
ऑल राइट। पीपल्स पार्टी ने मोस्टली सीटें सिंध से ली हैं और सिंध में वो हमारी सीटें थे और हमने बिल्कुल सही तरीके से जीता है। ठीक है, कराची भी आप ही जीते ना, सही जीते ना, बिल्कुल यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, कराची का जो सीटें हमारी हैं वो हमने जीती है। बाकी ठीक है। एमक्यूएम जाने, पीटीआई जाने, उनके एक दूसरे पे इल्जाम आते हैं, ये इल्जाम तो लगते रहते हैं, किसी ने जीता किसी ने नहीं जीता। ठीक है, लेकिन मतलब आपने सीटें इलेक्शन जनवन जीती हैं, नहीं। बाकी एमक्यूएम पीटीआई जो है वो आपस में अपना हिसाब पूरा कर ले। अच्छी बात है, पॉइंट आ गया सर। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद शौकत यूसुफजई साहब के पास जाएंगे। मैंने भी बहुत से सवाल करने हैं और उन्होंने भी बहुत सी बातें सुनानी है, सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हैं, ज्ञानचंद साहब हैं एंड निसार चीमा साहब हैं। जी शौकत यूसुफजई साहब, पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दें जो आपने पूरी गुफ्तगू के हवाले से रखना है, फिर मैं अपना सवाल रखूंगी सर। देखिए, आपने राना सनाउल्लाह की बात की है। देखिए, ये सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा इशू भी चल रहा है ना, शाहबाज ग्रुप, नवाज ग्रुप, ये अभी बिल्कुल सामने होकर आ रहा है। और जो इसार डार को प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, फिर इनको इंडक्ट किया गया, तो ये शहबाज शरीफ के गिर्द गहरा तंग हो रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल, ये आप देखेंगे बाद में चल के कि उनको जो है ना थोड़ा कर्टेल करने की कोशिश हो रही है कि वो इतने, और अब उनसे सदारत भी ली जा रही है। तो अब उनको बिल्कुल ये समझो कि पीएमएलएन के अंदर अब ये आपस में जो है ना बहुत ज्यादा इनके मसले चलेंगे। बाकी देखिए, डॉक्टर निसार साहब ने जो बात की ना, रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड के एक पॉलिटिशियन जो है वो अगर इस तरह की बातें हो जाए और हर एक तस्लीम कर ले कि जी ये इस तरह है, तो कभी भी लगी लिपटी बात नहीं की है। सही। मैं हमेशा से जमहूरियत को, क्योंकि इसके लिए कुर्बानियां दी अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में जब मैं पीपल्स पार्टी में था, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में था, पार्टी में तो कभी नहीं रहा लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन में था, उस वक्त जब पीटीआई नहीं थी, तो मैं 86 के अंदर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर था। और उस वक्त आपको पता है कि मार्शल्लाह का दौर था, बड़ी ठीक ठाक हमने स्ट्रगल की थी जमहूरियत के लिए, और आज भी वो जहन के अंदर नक्श हुई है कि जमहूरियत के लिए काम करना है। लेकिन जो हालात में देखता हूँ ना, बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता हूँ कभी कभी कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप कोई अपनी बात ही नहीं कर सकते खुलकर। आप देखिए मरियम बीबी का, मैं रात को एक वो देख रहा था, वो उलमा और वो जो पीएमएलएन का पीछे बैनर लगा हुआ था, मशावरती इजलास, और उसके आगे मैंने देखा तो कुछ उलमा भी बैठे थे, प्रो पीएमएलएन, और वो जो है ना वो सारी बात उसने 25 मिनट, तो मैं बैठता रहा, फिर उसके बाद मैं उठ के चला गया। वो 25 मिनट उसने सिर्फ इमरान खान पे बात की कि ये देखो इसने ये मदीना की रियासत का नाम क्यों लिया, इसको नहीं लेना चाहिए था, और ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। और वो जो आगे बैठे हुए थे वो कहते हाँ जी बिल्कुल, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। तो एक दफा भी उसने किसान का नाम नहीं लिया, एक दफा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्या करना चाहती हूँ पंजाब के अंदर, कौन सी परफॉर्मेंस दे रही हो, कौन सा मतलब वो कि ताकि जो वर्कर आगे बैठे उनको पता हो कि पंजाब में क्या हो रहा है। तो जब इस तरह की चीजें आ जाए ना, ऐसे लोग वजीर आला बन जाए, ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये क्या कैसे मुल्क चलेगा, आप मुझे बताएं। ये सिर्फ अपनी जात के ऊपर रखा हुआ है कि जी देखें मुझे जेल भेजा, मुझे ये किया, फिर उसके बाद बिल्कुल आपने ठीक बात की शौकत भाई, किसान का नाम तक नहीं लिया कि इशू क्या है इस पंजाब के अंदर, बिल्कुल मुल्क ठीक के है, अंदर इस वक्त इशू क्या चल रहा है। लेकिन शौकत भाई ऐसे भी, नहीं एक मिनट मुझे अलाउ करें, ऐसे भी तो मुल्क नहीं चलेगा ना कि आपकी पार्टी ने एक एलामिया जारी किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम का आगाज कर दिया, और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये कह रहे हैं कि वो मुदाखलतकारों की खामोश सरपरस्ती कर रहे हैं। इतना बड़ा इल्जाम आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लगा दिया, तो सर ऐसे भी तो मुल्क नहीं चलेगा ना शौकत भाई। देखिए बिनिश इदारों के ऊपर या किसी खास शख्स के ऊपर जब इल्जाम लगता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इसमें क्या है। लेकिन आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे 6 जजेस जो हैं वो इंसाफ के तलबगार हैं। तो आप देखें कि उसको मैं जो हेयरिंग सुन रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है मुझे उसमें मुदाखलत करने की वो नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है उसको मिट्टी पाव वाला काम हो रहा है। अच्छा, कि मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई एक्शन होगा, मुझे नहीं लग रहा कि जी ये तो पुरानी बातें हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे अपने, जब आप अपने जजों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे तो जजेस फैसले कौन से करेंगे, वो क्या करेंगे। आप जब उनको धमकियां मिलेंगी तो ये पता होना चाहिए था ना, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि जी ये अब 9 मई का वाक़या है, मैं भी मजम्मत कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं,
लेकिन वर्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, लीडर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि वो था ही नहीं 9 मई में, वो तो खुद गिरफ्तार था। तो इशू ये है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आईन कानून है तो जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए और कर दे कि जी फला फला गिल्टी है तो उसको सजा दे दें, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके अंदर नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आप अभी भी आप हमारे जो वर्कर हैं पंजाब के अंदर अगर 10 भी निकल के जलसा करेंगे तो बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, ये कोई इस तरह की गुड गवर्नेंस होती है कि किसान अपने हक के लिए निकले, उनको मारो, जेलों में बंद कर दो। अगर ये कोई ये समझता है कि मैं धूस धांधली और इस तरह अपने दहशत कायम करके लोगों की जबानें बंद कर दूंगा, तो इस तरह नहीं होगा। ये एक हद तक होगा, उसके बाद फिर जो है ना, फिर आप तक घेराव होगा, फिर आपके गिर्द घेरा तंग ठीक होगा। है ज्ञानचंद ये साहब, सब देख लिया हमने, कितने बड़ी बड़ी हुकूमतें चली गए, एम्पायर चले गए। ऑलराइट, लोगों ने देखे मजदूर होता है, आम आदमी होता है, लेकिन जब वो निकल आता है ना, फिर उनको वापस घरों में भेजना बड़ा पॉइंट आ मुश्किल गया होगा। सर, पॉइंट आ गया। ज्ञानचंद साहब, आपको भी ये लगता है जो शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि जो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, 6 जजेस के रिजर्वेशंस के हवाले से जो बातचीत हो रही है, ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो पीटीआई ने एक इलामिये के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए हैं, इसके ऊपर जरा पीपल्स पार्टी का मुझे एक टेक दे दीजिए। देखिए, पीटीआई वालों का काम ही ये है कि वो इल्जामात लगाते रहते हैं और अपनी तरफ नहीं देखते। पीटीआई वालों ने तो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले जब उनको मौका मिला कि आप पुरअमन एहतजाज करें, तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। जो इस्लामाबाद में उन्होंने मार्च करके आ रहे थे, तब क्या हुआ? फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? गिरफ्तारियां तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की भी होती रही हैं। अगर जजों के इंसाफ का अगर इस सब्जेक्ट में जाएंगे तो बहुत दूर जाएंगे। नवाज शरीफ को जो नाअहल कर दिया गया, उसको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया, उसका इंसाफ कौन करेगा? जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, आज कहा जा रहा है कि उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला, वो पीटीआई ने तो नहीं किया। तो कहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। आज भी पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? बुरी बात कर रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम आर्मी चीफ और आईएसआई डीजी आईएसआई से बात करेंगे। पॉलिटिकल लोग होकर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस में एक पॉलिटिकल मूव था, डेमोक्रेटिक मूव था, नो कॉन्फिडेंस से ये आउट हुए तो इन्होंने क्या किया, किस तरह से इन्होंने आइन को रौंदा। तो बात ये है कि हम पॉलिटिकल लोग भी अपने डोमेन में रहें और जो ग्राउंड है, जिस तरह से रूल्स ऑफ गेम जो है उसके मुताबिक रहें। इमरान खान वजीर आज़म हो जाए, वो कुछ भी करे, वो ठीक है, और कोई वजीर आज़म बन जाता है तो सब जो खराब हो जाए। इस तरह से नहीं, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी है, इसको आगे बढ़ने दे, तो इसको आगे चलने दे। पहले तो ये होता था ना कि 2, 3, 4 साल के बाद मार्शल लग रहा था। ये अभी हुआ है कि दूसरी तीसरी बार। हाँ, मानते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए हैं, मैनेज हुए, ये हुए, लेकिन इलेक्शन हुए हैं और सिविलियंस लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट में जा रहे हैं, और पार्लियामेंट को ये अख्तियार है कि वो लेजिस्लेशन करे। अगर लोग आए बैठे ना, अपनी तजावीज लेके आए, उनको अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये है कि दोबारा आप लोगों की तरफ जाना है, वो उनको रिजेक्ट कर देंगे। ये अगर कहते हैं कि भाई ये फॉर्म 45, 47, भाई फॉर्म 45, 47 तो खैबर पख्तूनख्वा में भी था, वहां पे आप जीत कर आए। तो वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जगहों पे ठीक नहीं है। तो ये इस तरह से नहीं है। हम भी कहते हैं कि इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होना जमहूरियत के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे सिस्टम में वो हो नहीं रहे हैं। हम खुद लोग अगर जिस जहाँ पे मौका मिलता है तो वो पोलिंग उठा लेता है। पीटीआई के दौर में जो इलेक्शंस हुए उसमें इन्होंने क्या किया और वो साबित हुआ कि किस तरह से उन्होंने इलेक्शंस करवाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो हम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैच्योरिटी का जब तक सबूत नहीं देंगे और अपने आप में डेमोक्रेटिक नहीं बनेंगे तो कोई काम नहीं होगा। हमें तो कहा जाता है कि भाई आपकी ये खानदानी पार्टियां। आज आप क्या कह रहे हैं? कोई कोर कमेटी इनका फैसला नहीं करेगा, इमरान खान जो कहेगा वो होगा। क्या ये डेमोक्रेटिक रवैया है? इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, बाकी नहीं। तो सर एक मिनट, ज्ञानचंद साहब, आपकी पार्टी में कौन फैसला करता है? आपकी पार्टी में भी तो बिलावल ही करते हैं या जरदारी साहब करते हैं? कौन करता है? आप तो नहीं करते ना अपनी पार्टी में फैसले?
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भरपूर एक डिस्कशंस होती है, लेकिन मैं भी नहीं तो वो तो पीटीआई भी करती है, इनकी तो कोर कमेटी में इतनी लड़ाइयां होती हैं सर, इनकी तो कोर कमेटी की लड़ाइयां बाहर आ जाती हैं, लोग उसके ऊपर वीलॉग्स कर करके थक जाते हैं सर। इनके तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर लड़ाइयां हो जाती हैं। आपके कभी मसला हुआ इंट्रा पार्टी लड़ाइयां करते हैं, हमारे यहाँ डिस्कशंस होती हैं और बड़ी बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशंस होती है, उसमें से नताइज आते हैं। इसलिए यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कितने ठीक है। अच्छा सर, वक्त कम है, से अब तक एस्टेब्लिशमेंट जोर लगा ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना, आती हूँ फाइनल राउंड के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रैप अप करेंगे। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। शौकत भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट आप ले लें और फिर 1 मिनट मैं निसार चीमा साहब को देना चाहूंगी जी। बहुत शुक्रिया। देखिए ज्ञानचंद साहब ने कुछ बातें की कि जी अली अमीन साहब ने कहा कि मैं कब्जा कर लूंगा। देखिए वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और ये पॉलिटिकल सियासी बयान होते हैं। जो शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था कि मैं जरदारी को पकड़ के खींचूंगा और ये करूंगा वो करूँ, ये पॉलिटिकल बयानात होते हैं। इसको ये ना लिया जाए वो कोई फोर्स नहीं रखता अलग की, कोई अलग फोर्स से डंडा बरदार जाके वो करेंगे। और जो आपने 25 तारीख की बात की, मैं खुद था उसमें इस्लामाबाद में, हमने एक गमला तक नहीं तोड़ा, जिन्होंने तोड़ा वो आपके वर्कर थे, आपके लोग थे, सबको पता है, वो टीवी चैनल दिखा सकते हैं। दूसरा जो मैं इन्होंने बात की ना जमहूरियत की, देखें आप बलूचिस्तान की हुकूमत जो है ना खुद बनाते हैं, खरीदते हैं लोगों को। बलूचिस्तान में कौन सी पीपल्स पार्टी आप मुझे बताएं? अगर आप खरीद कर असम्बलियां बनाते हैं तो फिर आप ये ना कहें कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। बिल्कुल जमहूरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है पीपल्स पार्टी के अंदर, वहां तो डिक्टेटरशिप है। ये तो वैसे ही खोल उड़ा हुआ है कि जी हाँ ये मैं मानता हूँ पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, बिल्कुल दिए, भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो साहब, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो डिक्टेटरशिप है। ये कभी हुआ है? आपने देखा है कि पूरी असम्बलियां आप खरीद लें और वहां पे पंजाब में हुकूमत बनाए? वो कौन सी पीपल्स पार्टी आप मुझे बताएं वहां पे कौन कब पीपल्स पार्टी बनी है वहां पे? तो ये जो चीजें हैं हमें कम से कम ये जमहूरियत के अंदर हमें ना दें। जमहूरियत इसको कहते हैं कि 28 साल हमने स्ट्रगल की, 28 सालों में कौन से इमरान खान का रिश्तेदार आके जो है ना उसका नंबर 2 बना हुआ है? कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो देखे ना, अगर नवाज शरीफ के कोई रिश्तेदार, उसको भी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाना जरूरी है, फिर उसके दो जो करीब तरीन लोग हैं उनको भी बनाना जरूरी है, और उनकी बेटी को वज़ीर आला बनाना जरूरी है। ठीक है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी। निसार चीमा साहब इसी को बस एड्रेस कर दीजिए, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है, मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये जो नून लीग की मजबूरी है जो कि शौकत यूसुफजई साहब ने बताई है। जी सर। देखिए गुजारिश ये है कि मारूफ की सियासत बिल्कुल ये इसको कोई भी ये है कि इसकी तायद नहीं करेगा। बात यह है कि की मेरी चीमा साहब आपकी कहीं मोबाइल सिम तो नहीं बंद हो रही? एफबीआर बंद कर रही है जिन्होंने टैक्स नहीं दिए। आपने टैक्स दिया है कि नहीं दिया चीमा साहब? और अभी आप खुल के बात कर रहे हैं, इनकी सिम तो बंद हो ही जाएगी। मुझे लगता है पक्की सिम बंद हो गई है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।